कल हमने स्टार्ट किया था विंटर 2019 का क्वेश्चन नंबर 3। इसे मैं ओपन करता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 3 तो हमने कर लिया था, 5 को डिस्कस करना। ओके, अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें हमने कुछ लास्ट कल के लेक्चर में थोड़ी सी डिस्कशन की थी इसके बारे में कि बेसिकली यहाँ पर रिसीवेबल्स आपको दिए हुए हैं कि आपको बता रहा है कि इस वक्त आपका इंटरनेट पे आप बिजनेस कर रहे हैं। इन द रीसेंट ईयर एंड कंपनी हैज अ सेल ऑफ ₹30 मिलियन। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सेल है विथ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 25%। ठीक है, 25% हमारी उसमें मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऑल सेल्स वर ऑन 30 डेज क्रेडिट। और इस वक्त हम जो क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं वो 30 डेज है कमर्शियल कस्टमर। एंड बैड डेट्स आर 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। और हमारे जो रिसीवेबल के बैलेंस है वो हमारा 5 मिलियन। ठीक है जी, ये 5 मिलियन हमारा बैलेंस आ रहा है, ये एग्जिस्टिंग है। अब हम प्रपोज पॉलिसी क्या ला रहे हैं? इन ऑर्डर टू एनकरेज कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम, Dash.pk company proposes introducing an early settlement discount of 1% for payment within 30 days। हम उसको ऑफर कर रहे हैं कि जी अगर आप 30 डेज में पेमेंट करोगे तो हम आपको 1% डिस्काउंट दे देंगे, while increasing in normal credit period to 45 days, जबकि नॉर्मल हमारा क्रेडिट पीरियड जो है वो 45 डेज है। It is expected that sales volume will increase by 10% due to offering discount without changing contribution margin। और इस डिस्काउंट की वजह से हमारी जो सेल है वो 10% इंक्रीज हो जाएगी। और हमारी जो CS रेशियो है, कंट्रीब्यूशन रेशियो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ऑन एवरेज 50% ऑफ द कस्टमर विल टेक द डिस्काउंट्स एंड पे विद इन 30 डेज। 30% customer pay after 40 days and 20% customer will not change their current paying behavior. So bad debts would be 0.5% of credit sales. Company has a running finance facility charging at 6%। ये सारी इंफॉर्मेशन फर्दर, ये सारा का सारा पैराग्राफ बहुत अहम है और इसके बाद मैं डिफरेंट कलर कर रहा हूँ दिस वन। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या? वो कह रहा है जी इवेल्युएट करो कि वेदर ऑफरिंग डिस्काउंट टू कस्टमर इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। हमें ये देखना है कि हम ये जो 1% डिस्काउंट दे रहे हैं क्या ये हमारे फायदे में भी जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। अब देखो, इसमें कुछ बेनिफिट भी नजर आ रहा है और कुछ लॉस भी नजर आ रहा है। अगर इसको देखें तो एक बेनिफिट तो ये नजर आया कि हमारी 10% सेल बढ़ेगी, या सेल वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 10%। ये इंक्रीज होगा और जब ये इंक्रीज होगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। एक तो ये बेनिफिट नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि जो हम कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेंगे तो पहले ज्यादा दिनों में पेमेंट कर रहे थे, अब कम दिनों में पेमेंट करेंगे। इसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है रिसीवेबल में वो कम हो जाएगी और उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा जो है हमें जो नजर आ रहा है कि बैड डेट्स पहले 2% थे, अब 0.25% है। ये तीसरा बेनिफिट नजर आ रहा है। और फोर्थ जो हमें लॉस नजर आ रहा है वो डिस्काउंट का है। ठीक है, कि हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 1% जो हम डिस्काउंट ऑफर, वो हमारा लॉस है। तो ये चीजें हमने सारी कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो ये पेपर है मेरे पास, विंटर 2019, क्वेश्चन नंबर 5। और कंपनी का नाम है Dash.pk और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है इसमें, और अमाउंट इन रुपीस तक। अच्छा जी, पहला बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारी सेल इंक्रीज हो रही है। देखिए, पहले सेल थी हमारी 30 मिलियन और वो कह रहा है जी कि हमारी सेल जो है वो 10% इंक्रीज हो जाएगी। यानी इट मींस हमारी सेल 30 से 33 मिलियन इंक्रीज हो जाएगी।
और सेल इंक्रीज होगी तो बेनिफिट ये होगा इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और ये कितना बढ़ेगा इसकी वर्किंग मैं यहाँ शो करता हूँ आपके सामने। देखिए सेल थी पहले 30 मिलियन, ये मिलियंस में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको पूरी अमाउंट लिखें तो 30 मिलियन सेल्स थी, इसका 10% सेल बढ़ेगी और उसका 25% मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ये मेरा इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट की है। अब इसको आप फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 मिलियन इंटू 10% इंटू 25%, तो यार 750,000 का मुझे बेनिफिट मिलेगा कंट्रीब्यूशन से बढ़ने की वजह से, सेल बढ़ने की वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। अच्छा दूसरा देखते हैं, आप बैड डेट्स पहले ले लेते हैं, ठीक है। पहले बैड डेट्स 2% थे और अब बैड डेट्स हमारे 0.5% होंगे, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो मैं लिखता हूं डिक्रीज इन बैड डेट्स लॉसेस, यानी इस पॉलिसी से मेरे जो बैड डेट लॉसेस कम होंगे वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले लिखें आपके एग्जिस्टिंग बैड डेट्स कितने। देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और हमारी सेल है 30 मिलियन, यानी 30 मिलियन का 2% ये एग्जिस्टिंग है, यानी इस वक्त ये बनेंगे जी 600,000। और जो हमारी प्रपोजल क्या है, यानी ये जो प्रपोज कर रहे हैं डिस्काउंट, उसके बाद हमारे 0.5% हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे प्रपोज्ड बैड डेट्स। लेकिन यहाँ 30 मिलियन नहीं लेंगे, 33 मिलियन लेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 10% हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी, इसका 0.5% लेंगे, तो 33 मिलियन इंटू 0.5%, जो कि 165,000 बनता है। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो देखें कितना बेनिफिट हो रहा है हमें दिस वन, यानी पहले 600,000 लॉसेस थे, अब कम होकर 165 हो जाएंगे, यानी दूसरा बेनिफिट मेरा जो है वो 435,000 होगा। अब ये दो बेनिफिट आ चुके हैं, एक कंट्रीब्यूशन का और एक बैड डेट्स लॉसेस डिक्रीज होने का, ठीक है। अब तीसरा कैलकुलेट करते हैं। देखिए रिसीवेबल, आपका पहले रिसीवेबल क्या थे और अब रिसीवेबल क्या है, इसको अब हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट मुझे। ओके अच्छा जी, अब यहां पर रिसीवेबल जो है हमारे, सॉरी दिस वन, पहले रिसीवेबल क्या थे, देखिए वो दिए हुए हैं, एग्जिस्टिंग रिसीवेबल है 5 मिलियन। तो ये अभी हमें देखना है कि डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज, तो मैं एक लाइन पहले छोड़ देता हूं और मैं लिखता हूं एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिसीवेबल क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं 5 मिलियन, और प्रपोज्ड रिसीवेबल कैसे निकलेंगे ये जरा कैलकुलेशन आपने देखनी है। प्रपोज्ड रिसीवेबल, इसके लिए मैं वर्किंग नंबर 1 बना रहा हूं। देखिए वो ये जो मैंने हाईलाइट किया था, वो कहता है ऑन एवरेज 50% ऑफ कस्टमर विल टेक डिस्काउंट एंड पे विद इन 30 डेज, यानी आधे कस्टमर ऐसे हैं जो 30 दिन में पेमेंट करेंगे, 30% कस्टमर ऐसे हैं जो 45 दिन में पेमेंट करेंगे, और 20% कस्टमर विल नॉट चेंज देयर करंट पेइंग हैबिट, यानी इसका मतलब कि 20% कस्टमर वो हैं जो जो एग्जिस्टिंग जो टाइम है उसके मुताबिक पे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये कैलकुलेशन करनी है वर्किंग 1 में, वर्किंग नंबर 1, प्रपोज्ड रिसीवेबल्स। जी, तो अब यहां पर आ जाए, पहले वो कस्टमर 50% ऑफ कस्टमर्स,
देखिए हमारी टोटल सेल कितनी थी वो हमें मालूम है 3.33 मिलियन, 33 मिलियन। इसका पहले 50% ले, ठीक है, ये आ गया 50% कस्टमर। उसके बाद 30% कस्टमर, 30% ऑफ कस्टमर्स, ये यानी मैं सेल को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं और इसका 30% बनेगा 9.9 मिलियन और जो रिमेनिंग है 20% कस्टमर्स। इनको अगर टोटल करेंगे ना तो वही सेल बनेगी, ये देखिए 33 मिलियन। मैंने सिर्फ सेल को कन्वर्ट किया, ठीक है, ये कस्टमर। अच्छा अब ये कितने डेज में पेमेंट कर रहे हैं? वो ये कह रहा है जी कि ये जो 50% कस्टमर हैं ये 30 दिन में पेमेंट हमें करेंगे, 30 डेज। जो 30% कस्टमर्स हैं वो 45 डेज में करेंगे और जो 20% कस्टमर हैं वो अपने हैबिट को चेंज नहीं कर रहे, उसके लिए मुझे रिसीवेबल डेज निकालने हैं एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये वर्किंग टू मैं यहां बनाऊंगा, एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स इन डेज। और वो कैसे निकलेगा, वो जो कल फार्मूला हमने पढ़ा था कि रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 360। यहां पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो 360 पे करते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट आती है इंस्टेड ऑफ 365। अब रिसीवेबल्स देखें तो हमारे पास दिए हुए 5 मिलियन, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल है हमारी 30 मिलियन इनटू 360। अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करो तो ये 60 डेज बनते हैं, ये 60 डेज। यानी इट मींस वो कह रहा है कि 20% कस्टमर अपनी करंट पेइंग हैबिट चेंज नहीं करेंगे, यानी हमारे जो ये कस्टमर है 20% वो 60 दिन में पेमेंट करें। अब इस यहां से मैं रिसीवेबल्स निकाल लेता हूं और रिसीवेबल कैसे निकलेंगे, ये 16500 पूरे साल की सेल है, मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है जी। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 360 और इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई किया 60 डिवाइडेड बाय 360। अब इसको जब ऐड कर लूंगा तो ये मेरे रिसीवेबल्स आ जाएंगे करंट, ठीक है जी, ये रिसीवेबल्स आ गए। अब आप देखो तो रिसीवेबल मेरे इंक्रीज नहीं हो रहे, डिक्रीज हो रहे, यहां लिखूंगा डिक्रीज इन रिसीवेबल्स, और डिक्रीज हो रहे हैं मेरे रिसीवेबल 1287.500। अच्छा अब देखो आगे वो लिख रहा है जी कि इसमें 6% हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, यानी हमारा अगर रिसीवेबल कम हो गया तो इंटरेस्ट मेरा सेव हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट है 6%। तो कितनी सेविंग हुई, अब मैं हेडिंग दे रहा हूं, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, यानी रिसीवेबल्स में मेरी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, 12,887,500 का 6%। ये तीसरी सेविंग आ गई मेरी, ये तीसरी सेविंग है जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट की। अब ये 3 सेविंग आ चुकी है, ये मैं बोल्ड कर देता हूं, एक 750,000, एक 435,000 और एक 77,200। और लॉस क्या हो रहा है हमारा कि हम डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट नहीं दे रहे थे अब डिस्काउंट देंगे, तो यानी डिस्काउंट कॉस्ट मेरी कितनी पड़ेगी, डिस्काउंट ऑफर्ड 1% ऑफ सेल्स। और वो ये लिख रहा है कि जो सेल है वो 50% कस्टमर जो है वो डिस्काउंट अवेल करेंगे, यानी 33 मिलियन टोटल सेल है, इसका 50% कस्टमर ऐसे हैं जिसको हम 1% डिस्काउंट देंगे। ये कैलकुलेशन देख लो, और ये माइनस में लिखूंगा क्योंकि ये डिस्काउंट मेरी कॉस्ट बढ़ाएगा, 33 मिलियन इंटू 50% इंटू 1%, तो ये 165,000 आ गया। फाइनली आप देखो कि नेट बेनिफिट है या नेट लॉस, ये जितनी भी अमाउंट है, 4 जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है इसको प्लस माइनस करें, एक 750,000,
एक 435, एक 77,250 और एक 165,000। तो 1,097,250 का हमें बेनिफिट हो रहा है, इसको लिखेंगे नेट बेनिफिट। और इसकी बेस पर अब मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए, तो हम लिखेंगे द कंपनी शुड ऑफर discount of 1% to customers as it will increase net profit by rupees 1,097,250। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था विंटर 29। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो एक ही दफा आपको पास पेपर में आया हुआ है। अच्छा जी, अब मैं आपके जरा देख लूं क्वेश्चन विंटर। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपका है जी कि फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या फर्क है। देखिए, फोरकास्टिंग हर वो चीज होती है जो एस्टिमेट किया जाता है ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी पास डेटा को लेकर उसको एनालिसिस करने के बाद वहां से एक ट्रेंड क्रिएट किया जाता है और उस ट्रेंड की बेसिस पर आप फर्दर फोरकास्ट करते हो कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। But what is a budget? Budget is a process of allocating the resources to various activities of the business। ठीक है। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर में क्या फर्क है। देखो, हर वो पर्सन जिसने आपकी कंपनी के शेयर बाय किए हों उसको हम शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर कहते हैं, और हर वो पर्सन जिसका आपकी कंपनी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन हो उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय इज अ स्टेक होल्डर, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इज अ स्टेक होल्डर, सप्लायर इज अ स्टेक होल्डर। ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर के लिए जरूरी है कि उसके पास शेयर हो। विंटर 2018-19 का आपने कहा, ये कल मेरा ख्याल है हमने सॉल्व किया था शायद। 19 का क्वेश्चन नंबर 8, चले ये भी देख लेता हूं मैं। उसके बाद समर 2017 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें। मैंने सॉल्यूशन बनाए नहीं हुए उस तरह, पेपर वाइज नहीं बनाए हुए। कंट्रीब्यूशन वाली समझ नहीं आई, कैसे निकाला। देखिए, कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन है। कंट्रीब्यूशन ये देखिएगा, ये कैलकुलेशन में उसने 25% दिया हुआ है। अगर 30 मिलियन पहले सेल थी, 10% सेल बढ़ रही है। जब 10% सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली 10% का 25% जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी। वर्किंग टू मैं रिपीट करता हूं। देखो, वर्किंग टू में बेसिकली हमें डेज निकालने हैं, तो इसका फार्मूला हमने कल पढ़ा था कि एवरेज रिसीवेबल, अगर एवरेज ना दिए हो तो रिसीवेबल लीजिएगा। तो क्वेश्चन में रिसीवेबल दिए हुए 5 मिलियन, क्रेडिट सेल दी हुई है 30 मिलियन, उसको डिवाइड करो और 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेज में कैलकुलेशन हो जाएगी। रिसीवेबल समझ नहीं आया तो इसमें बेसिकली मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिसीवेबल में डेटा के मुताबिक क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी हैं कि 50% कस्टमर ऐसे होंगे जो हमें 30 दिन में पेमेंट करेंगे, 30% कस्टमर ऐसे होंगे जो आपको 45 डेज में पेमेंट करेंगे, और 20% कस्टमर जो हैं वो एग्जिस्टिंग हैबिट पे रहेंगे। यानी एग्जिस्टिंग हैबिट अभी निकाली है वर्किंग टू में 60 डेज पे। तो मुझे क्या करना है कि सिंपली ये जो सेल है 50% पूरे साल की, इसको 30 दिन की सेल में कन्वर्ट करना है, इसको 45 डेज की सेल में कन्वर्ट करना है, और इसको 60 डेज की सेल में कन्वर्ट करना है। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है, ये जो सेल मैंने निकाली है इसको मल्टीप्लाई डेज डिवाइडेड बाय 360। ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर जो बेसिकली वो होता है जहां से आप डिस्काउंटिंग करते हो। ये इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है।
डिस्काउंट के फैक्टर का क्या होगा? देखिए डिस्काउंट तो अभी हमने लिया है, जो डिस्काउंट दे रहे हो तो वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी ना, वो अभी कैलकुलेट तो की है 1%। इस क्वेश्चन में कोई तरतीब नहीं होती, बस सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, जिसको मर्जी पहले लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। ये मैंने एक्सप्लेन अभी कर दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन। विंटर 2016 क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं नोट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको डिस्कस करते हैं। ये तो लंबी लिस्ट लिख दी है, सारे तो नहीं हो सकेंगे क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन विंटर 17, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये तो मैं अभी करवाता हूँ, ये मैंने पहले नोट किया। समर 18, क्वेश्चन नंबर 5, 6। आप जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो सारे पॉसिबल नहीं है क्लास में, जितने हो सकते हैं मैं करवा देता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रिंसिपल जो है ये आपके सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब नहीं है, तो इसलिए इसको आप छोड़िए, इसकी तरफ मत आइए। जो जब चीज सिलेबस में नहीं है उसको डिस्कस मत करें, ठीक है? वो अब पहले होती थी सिलेबस में, अब नहीं है। तो अब आइएगा, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ विंटर 17 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। विंटर 17 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ओके, इसमें रिक्वायरमेंट देखिएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। Calculate the missing figures of all the companies and give your comments upon performance, including which company is performing better. तो डेटा देखिएगा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 4 कंपनीज ऑपरेटिंग इन द डिफरेंट सेक्टर इज गिवन बिलो। APCD 4 कंपनीज हैं। सेल रेवेन्यू, अब देखो किसी का सेल रेवेन्यू है, 2 कंपनीज का मिसिंग है, और वो कहता है मिसिंग वैल्यू निकालो। ये वेरिएबल एक्सपेंस है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, नेट इनकम है, और ब्रेक इवन सेल है, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास गिवन है, और बाकी इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट करें, ठीक है जी, इस शीट को। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये विंटर 17 का क्वेश्चन नंबर, विंटर 17 का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें ये करें कि पहला काम ये करें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप ये जो डेटा दिया हुआ है ना, कंपनी ABCD, इसके कॉलम बना लेते हैं। कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C एंड कंपनी D, और जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है पहले मैं उन इंफॉर्मेशन को पुट कर लेता हूँ, ठीक है? तो देखिए हमें सेल दी हुई है, सेल्स रेवेन्यू, और ये हमें जो दिया हुआ है वो सी कंपनी का दिया हुआ है, सॉरी बी कंपनी का 240 मिलियन, ठीक है? और सी कंपनी का नहीं गिवन, और डी कंपनी का 110 मिलियन। इसी तरह नेक्स्ट हमें दिया हुआ वेरिएबल एक्सपेंसेस, कंपनी ए के हैं 240 मिलियन, कंपनी बी के नहीं दिए हुए, सी के 40 मिलियन है, और डी के 20 मिलियन, ठीक है? और इसके बाद तीसरा दिया हुआ है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ए का गिवन नहीं है, बी का गिवन है 115 मिलियन, सी का 80 मिलियन, और डी का भी गिवन नहीं है, ठीक है? और उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं ए के, सिर्फ ए के दिए हुए हैं 20 मिलियन, बाकी किसी के भी नहीं दिए। और आखिर में लिख रहा है जी नेट इनकम, और नेट इनकम किस कंपनी की गिवन है? ए बी की मिसिंग है, और सी डी की 50-50 मिलियन, 50 मिलियन इसकी है और 50 मिलियन सेकंड कंपनी, ठीक है? और नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू।
और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू है 40 मिलियन, 240 मिलियन, और आखिरी दो का नहीं दिए। ठीक है, अब जरा डाटा में देखें। देखें सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस जब हम लेस करते हैं ना तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। ठीक है, ये जो जो मिसिंग फिगर है ना, मैं इसको येलो कलर यहां करता हूं ताकि आपको ज़हन में आए कि ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ चुकी होगी। ये अच्छा, अब देखें मैं इसको लेके पहले चलता हूँ। सिंपल, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। यहाँ दो मिसिंग वैल्यू, जहां दो मिसिंग वैल्यू होगी वहां हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अभी ए को छोड़ दें, डी की तरफ आए। अब देखो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, तो अब वेरिएबल निकल सकता है यहाँ। कैसे? देखो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करो तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो सेल में से कंट्रीब्यूशन लेस कर दूं, या सेल में से कंट्रीब्यूशन लेस कर दूं तो मेरे पास ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, ये मैंने पहली अमाउंट आपके सामने कैलकुलेट कर, बी की यहाँ कैलकुलेशन हो गई। सी में भी देखें, यहाँ पर भी एक मिसिंग वैल्यू है। देखिए सेल में वेरिएबल एक्सपेंस लेस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, और अगर सेल निकालना चाहता हूं तो इन दोनों को ऐड कर लूंगा, तो ये बन जाएगा आपका 40 मिलियन प्लस 80 मिलियन 120 मिलियन। ये भी आंसर मेरा कैलकुलेट हो गया। और डी का तो सिंपल निकल आएगा क्योंकि इसमें सेल भी गिवन है और इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस भी गिवन है, इन दोनों को लेस करूंगा तो ये कैलकुलेट हो गया। अब देखो यहाँ तीन मिसिंग वैल्यू इसकी मदद से कैलकुलेट कर चुका हूं। अब इसे आगे चलते हैं, पहले इसको मुकम्मल करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स एक्सपेंसेस लेस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे भी दो मिसिंग वैल्यू है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर बी में भी दो मिसिंग वैल्यू है, ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 80 मिलियन है, प्रॉफिट 50 मिलियन है, तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस है वो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। ठीक है, 80 में से 50 लेस कर दो तो ये मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस आ जाएगा। इसी तरह ये 90 मिलियन है और यहाँ फिक्स एक्सपेंस निकालना, ये भी सेम इसी तरह निकलेगा। 90 मिलियन में से 50 मिलियन लेस कर दो तो ये 40 मिलियन की अमाउंट आ। तो ये इतना हिस्सा तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। अब दो ब्रेक इवन रहते हैं। अब मुझे जो बाकी मिसिंग वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। देखो ए में आते हैं। ए में हम ब्रेक इवन का फार्मूला पढ़ चुके हैं क्योंकि इसका ब्रेक इवन दिया हुआ है। ब्रेक इवन किसके इक्वल होता है? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ठीक है, CS रेशियो जिसको पढ़ते आए हो आप, इसको मैं मुख्तसर लिख देता हूं, CS रेशियो। ठीक है जी, ओके ओके जी, आपने पार्ट बी ये भी मैं कर देता हूं। ठीक है, अच्छा जी आगे देखिए। अब ब्रेक इवन सेल आपने निकालनी है। ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो। देखिए इसके मुताबिक देखें, ब्रेक इवन दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, इसकी मदद से मैं CS रेशियो निकाल दूंगा। CS रेशियो तो ये कैसे निकलेगी? अगर इसी फॉर्मूले को उल्ट करूं तो कैसे बन जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स, अब मैं एक एक स्टेप शो कर रहा हूं, जरा देखें। ये CS रेशियो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी मैथमेटिकल। CS रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मिसिंग वैल्यू यहाँ पर CS रेशियो है, तो CS रेशियो अगर निकालना चाहता हूँ तो मैथ के मुताबिक क्या करूं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब ये जो ब्रेक इवन सेल है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, ये CS रेशियो हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करो यहाँ पर, तो CS रेशियो क्या आई? देखिए मेरे फार्मूला बना फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 20 मिलियन डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल दैट इज 40 मिलियन। अब इसको परसेंटेज में देखो तो 50% है। अब इसका मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो 50% है। अगर कंट्रीब्यूशन 50% है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो कितनी होगी?
वेरी सिंपल, अगर आप कहते हो 100 में से 50 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन है तो 50 रुपए एक्सपेंसेस है, तो इसलिए अगर ये 50% है तो ये भी 50% हुआ, अगर ये 40% होगा तो ये 60 हो जाएगा, इस तरह कैलकुलेट हुआ। अब ये जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है ये 50% ऑफ सेल है। अब अगर मैंने सेल निकालनी है तो सेल्स कैसे निकलेगी, ये कंपनी ए की, देखिए मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 24 मिलियन, इसको डिवाइड कर दूंगा 50% पर, ये 240 मिलियन इंटू 50%, ये 120 मिलियन डिवाइड करूंगा, सॉरी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई फार्मूले में गलती से कर दिया, डिवाइड किया तो ये 480 मिलियन जो है वो मेरी सेल आ गई। अब जब सेल आ गई 480 मिलियन, ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट की, तो अब मैं कंट्रीब्यूशन आराम से निकाल सकता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, और इवन नेट इनकम भी निकल आएगी, इसमें से 20 मिलियन लेस कर दो तो ये आ गया। अब देखो एक वैल्यू निकाली तो 3 वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई कंपनी बी में, मुझे फिक्स्ड एक्सपेंस चाहिए, फिक्स्ड एक्सपेंस, तो फार्मूला फिक्स एक्सपेंस का ये बन चुका है, अगर आप देखो दिस वन, यानी इसको अगर मैं तरतीब से लिखूं तो ये कैसे बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इनटू सीएस रेशियो। अब कंपनी बी में मुझे चाहिए क्या, फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस मुझे मालूम करनी है, ब्रेक इवन सेल दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करना है सीएस रेशियो से, तो सीएस रेशियो मैं निकाल लेता हूं ऑफ कंपनी बी, और ये कैसे निकलेगी, हमने पढ़ा हुआ है कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, ये कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, ये आ गई परसेंटेज में 6%, सीएस रेशियो आ गई 6%। अब मैं फिक्स कॉस्ट यहां निकाल लेता हूं, कैसे निकलेगी, ब्रेक इवन सेल इनटू सीएस रेशियो, ये 15 मिलियन जो है वो आ जाएगी यहां पर 15 मिलियन, ये आंसर आ गया 15 मिलियन, और इसमें से जब लेस करूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया 0। अब देखो ये सारे मिसिंग वैल्यू पूरी हो चुकी हैं, अब सी और डी की सिर्फ ब्रेक इवन सेल निकालनी है, ब्रेक इवन सेल बड़े आराम से निकल आएगी आपसे, वो फार्मूला ये है जो मैंने लिखा हुआ, फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो, ठीक है जी। आप दोनों कंपनीज के सीएस रेशियो निकाल लो, सीएस रेशियो ऑफ सी कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन ओवर सी, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, दिस वन, और परसेंटेज में ये आ गई 67%, और सीएस रेशियो ऑफ डी, और ये कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, जो परसेंटेज में आएगी 82%। तो अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता हूं ऑफ सी। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, सी की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी की सीएस रेशियो पे डिवाइड कर दो, 45 मिलियन आ गई, ये सी का आंसर आ गया 45 मिलियन ब्रेक इवन का। और इसी तरीके से डी का ब्रेक इवन निकालना है, तो ब्रेक इवन सेल ऑफ डी कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम वही फार्मूला, फिक्स कॉस्ट, डी वाली फिक्स कॉस्ट ली डिवाइडेड बाय इसकी सीएस रेशियो ये है, इसको कैलकुलेट किया तो ये 488889 आ जाएगा, दिस वन, और ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल है, ठीक है। अब नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं, ये 10 मिनट्स की मैं ब्रेक ले रहा हूँ नमाज के लिए, नमाज प्लीज पढ़ लीजिए। हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इसको म्यूट कर दें, रिकॉर्डिंग स्टॉप है, थैंक यू।
जी जी ओके। सम ऑफ 18 क्वेश्चन और 560 सेल्स 3 मिलियन 30 मिलियन की विद सीएस रेशियो 25%। जी ठीक है, आपने जो कैलकुलेट किया, लेकिन आप कह रहे हो 30 मिलियन का सीएस रेशियो 25%, 7,50,000 बनती है, और 33 मिलियन की जो है वो आपकी 25%, 825 बनती है, और इंक्रीज आ रहा है आपका 75। चेक कर लेते हैं, तो वही आ रहा है। मैंने और तरीके से कैलकुलेट किया, आंसर वही है जो आपने निकाला हुआ। इन दोनों यहाँ पे मैंने इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ले, आप दो कंट्रीब्यूशन जो आपने निकाले हैं दोनों का डिफरेंस लें तो ये 750,000 की आएगा। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसी पेपर में एक क्वेश्चन आपने पूछा है 6। अच्छा, लेकिन अभी इसमें रहता है, इसमें हिस्सा ना मिसिंग फिगर के अलावा वो कहता है जी कमेंट्स दें आप अपनी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, और इसमें लिखता है कंपनी ए इज ऑपरेटिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, कंपनी बी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मिल कंपनी, कंपनी सी इज फ्रॉम सीमेंट, डी इज मल्टीनेशनल फ्रॉम पेंट सेक्टर, सी E of company A claims that his company performed is best among all sectors. CEO of other companies also have a similar claim. Okay. देखिए, इसमें हमें करना क्या है कि रोस निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और रोस कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, लेकिन ना दिया हो तो नेट इनकम, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। अब देखें तो नेट इनकम दी हुई है, ये मैं पहले दोनों चीजें लिख लेता हूं। नेट इनकम गिवन है चारों कंपनीज की, ए बी सी डी, ठीक है जी। ए की नेट इनकम है 22 मिलियन, बी की जो नेट इनकम है वो 0 आ रही है, ठीक है। यहां से चेक करने एक दफा फिर, हाँ जी, ये 0 आएगी क्योंकि 240 ही ब्रेक इवन है और 240 ही सेल्स रेवेन्यू है, तो इसका मतलब ब्रेक इवन पे जा रही है, तो इसका कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। ये मैंने नेट इनकम उठा ली इनकी, जो जो आपने कैलकुलेट की है। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। कंपनी ए का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 880 मिलियन है, बी का कैपिटल एम्प्लॉयड 100 मिलियन है, सी का कैपिटल एम्प्लॉयड 300 मिलियन है, और डी का कैपिटल एम्प्लॉयड 250 मिलियन। अब इसको जब मैं डिवाइड करके निकालूंगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा, यानी नेट इनकम ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया, ये 25% आ रहा है, दूसरा 0%, 17% और 20%, ठीक है जी। अब चूंकि ये चारों कंपनी जो है डिफरेंट सेक्टर्स में है, तो याद रखिएगा कि डिफरेंट सेक्टर में कंपैरिजन रिलायबल नहीं होता, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे एज ऑल द कंपनीज आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, therefore the claim of CEO of each company about its performance is not realistic. Even though company A ROS is highest, but its performance can be measured only with the company engaged in same sector, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कोई ओपिनियन डेवलप नहीं करना कि कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी है किस कंपनी की,
बल्कि किसी भी यहाँ पर कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनीज जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में होने की वजह से इनकी जो परसेंटेजेस हैं उसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था हमारा। 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, अब 6 क्वेश्चन देख लें इसमें, इसी पेपर में। अच्छा, वो कहता है गिव योर व्यू ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस एंड स्टेट वेदर देयर इज नेसेसिटी टू शट डाउन द ऑपरेशन, शुड दे आउटसोर्स अ बिजनेस। इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है। पहला तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या बिजनेस परफॉर्मेंस को देखते हुए ये जरूरी है कि इस बिजनेस को शट डाउन किया जाए, क्योंकि बिजनेस ओवरऑल लॉस दे रहा है, ये देखिए 4 मिलियन का। ठीक है, तो इसको देख के तो ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है शुड द आउटसोर्स बिजनेस। चले जरा देखते हैं क्वेश्चन में। Benish and Jabbar, after passing master exam, started ice cream business by the name of Ben and Jerry. Benish prepared an income statement after 1 year of operation, and both the partners were disturbed after reviewing the results. Now they want to decide whether to keep an operating at losses or shut down the operation. Another friend of Benish and Jabbar offered them to outsource the business to him at a fixed price of 10 million per annum. तो ये दोनों इसमें से आंसर मिलेंगे। अब ये इनकम स्टेटमेंट को गौर से देखते हैं। देखो, ये सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फूड ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेजेस ऑफिस, वेजेस सर्वेंट ऑफ मदर हाउस, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होम बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एलोकेटेड, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग्स बेनिश, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। यानी इसका मतलब इसने इनकम स्टेटमेंट जो बनाई है वो ठीक नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस ओके, डेप्रिसिएशन बेनिश हाउस, ये भी आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। और लैंड डेप्रिसिएशन, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती। ठीक है, तो ये गलत कैलकुलेट की हुई है। ये जितने मैंने हाईलाइट किए हैं ये बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो अब पहले तो इसको करेक्ट करते हैं। इसमें पहले करेक्शन करके फिर जवाब देंगे। लेकिन नीचे एक लाइन और भी लिखी है, कॉस्ट ऑफ फूड इंक्लूड रॉ मटेरियल वैल्यू 5 मिलियन विच वर मेंट फॉर बेनिश मदर हाउस। यानी ये जो 30 मिलियन की अमाउंट आ रही है, इस 30 मिलियन की अमाउंट में 5 मिलियन की अमाउंट ऐसी है जो बेनिश के मदर के घर के एक्सपेंसेस हैं, वो इसमें शामिल नहीं करना। तो मैं पहले इस क्वेश्चन में जाकर रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, यानी ये इनकम स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं जी, ये विंटर 17 क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी का नाम है बेनिश एंड जब्बार, और लिखता हूं रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट इन रुपीस। जी, तो देखिएगा जो जो आइटम इन बिजनेस से रिलेट करती है उसको लेते जाएं। सेल्स रेवेन्यू ये तो लेंगे जो 50 मिलियन है। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ फूड। अब कॉस्ट ऑफ फूड जो दी हुई है क्वेश्चन में वो 30 मिलियन है, लेकिन नीचे हमने पढ़ा था इसमें 5 मिलियन की अमाउंट ऐसी है जो कि बिजनेस से रिलेट नहीं करती, वो लेस कर दो, तो कॉस्ट आ गई 25 मिलियन। अब इसको जब लेस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 25 मिलियन का। दिस इज नॉन ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से लेस करने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसमें सिर्फ वो एक्सपेंसेस लेने हैं जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो नहीं लेने। तो वेजेस ऑफिस 5 मिलियन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस 2 मिलियन,
उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगी इक्विपमेंट पर, और ये है हमारी 2 मिलियन। उसके बाद ये जितने मैंने हाईलाइट किए वो नहीं लेने। सेलिंग एक्सपेंस 2.5 मिलियन, बस ये 4 एक्सपेंसेस। ठीक है जी, इन चारों एक्सपेंसेस को पहले टोटल कर लेते हैं। ये टोटल बना 11.5 मिलियन। अब मैं जरा प्रॉफिट निकालता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट में से 25 मिलियन में से 11.5 मिलियन लेस किया, तो दैट इज नेट इनकम। ये तो बिजनेस लॉस में जा ही नहीं रहा, ये तो बिजनेस प्रॉफिट में है। ठीक है जी, ये बिजनेस लॉस में नहीं है, ये बिजनेस प्रॉफिट में है। तो लिहाजा अब आप उसका जवाब देंगे कि क्या ये जरूरी है कि बिजनेस को शट डाउन किया जाए। तो आप लिखेंगे द इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय कंपनी was not correct. The income statement was revised and showed net profit of rupees 13,500. Net profit of 13.5 million. Therefore, Binish and Co. या Binish and Jabbar should not make shutdown decision. ठीक है जी, एक तो आंसर ये मैंने दे दिया आपके सामने। दूसरा देखें, दूसरा उसने ये कहा था क्या उसको आउटसोर्स करना चाहिए। देखें, अगर आउटसोर्स करता है तो उसको 10 मिलियन मिलेंगे सालाना, और बिजनेस चलाता है तो 13.5 मिलियन बनेंगे। इसका मतलब उसको आउटसोर्स भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ जब्बार, Binish and Jabbar will outsource the business, then annual income shall be rupees 10 million, which is less than rupees 13.5 million of conducting the business. Hence, the company should not outsource the business. उसको आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये दोनों आंसर इसमें मैंने कैलकुलेट कर दिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया जब ओपिनियन फॉर्म नहीं करना तो रोज की कैलकुलेशन क्यों करनी है। पहली बात तो ये है कि अगर आप गौर से देखें जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें रोज का जिक्र जरूर किया है कि ये 25% ज्यादा होने के बावजूद जो है हम इस पर फैसला नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि रोज क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि उसने दिया ही कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इसका बड़ा क्लियर है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से और कोई रेशो लग ही नहीं सकती, इस वजह से हमने कैलकुलेट किया था। कॉस्ट ऑफ फूड 2.5 मिलियन इंस्टेड ऑफ 3 मिलियन। जी, क्योंकि इसमें 5 मिलियन की जो अमाउंट है वो उसकी पर्सनल बिजनेस की है, पर्सनल बिजनेस की। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आइएगा नेक्स्ट पेपर विंटर 18 क्वेश्चन नंबर 8 आपने पूछा। विंटर 2019 क्वेश्चन नंबर 8।
बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने बजट से रिलेटेड। मेरा ख्याल है ये हमने क्वेश्चन किया था शायद, चले नहीं किया तो कर देते हैं। अच्छा, इसमें बजट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो देखें इसमें डाटा क्या दिया हुआ है, और ये पूरे साल का है, 6 month period up to 31st December 2019. You are the general manager of a hotel. It is the hotel's policy that budget is prepared using a 6-month horizon. You are about to prepare the budget for July to December and have collected following information. Hotel has 90 bedrooms, each of which can accommodate 1 or 2 guests. During the month of July, August and December, 3 महीने ऐसे हैं जो हाई सीजन है, और स्टैंडर्ड रेट जो है पर नाइट 110 पर नाइट है, यानी हाई सीजन में रेट 110 पर नाइट है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जो अगले 3 महीने हैं, यानी जो 3 महीने हैं, स्टैंडर्ड रूम रेट विल बी 95 पर नाइट। यानी 6 महीने का बजट है, इसमें से जो पहले 3 महीने, पहले तो नहीं है पर 3 महीने ऐसे हैं जिसमें जो हाई सीजन होगा, और हाई सीजन में आप रेट चार्ज करते हो 110 पर नाइट, और लो सीजन में 95 पर नाइट, और रेट अबव अप्लाई टू ईच रूम रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर इज 1 or 2 गेस्ट। अगर एक रूम में 1 गेस्ट आएगा तब भी यही चार्ज करोगे, 2 गेस्ट आएंगे तब भी यही चार्ज करो, यानी ये रेट पर रूम है, पर गेस्ट नहीं है। Average room occupancy per night as standard rate is expected to be, जो हाई सीजन के 3 महीने उसमें 80% आपकी ऑक्यूपेंसी होगी, और लो सीजन में 50% ऑक्यूपेंसी होगी। ठीक है, आगे लिखता है कंपनी इस, ये तो सारा रेवेन्यू से रिलेटेड है। कंपनी इज रजिस्टर्ड विद नंबर ऑफ इंटरनेट बेस्ड होटल प्रोवाइडर्स लाइक trip2enjoy.com। ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आप लोगों को, ये किया हुआ है हमने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, इसको मैं नहीं ले रहा, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसको मैं दोबारा नहीं ले रहा। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर लें जो हमने पहले नहीं किए हुए। ठीक है, अगला पेपर आपने बोला था विंटर 16 क्वेश्चन नंबर 1। ये भी हमने किया हुआ है IRR वाला, ये भी हुआ हुआ। समर 18 आपने बोला क्वेश्चन 5, 6। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलो पहले 5 देख। इसमें मांगा हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पास्ट 2 years और मिनिमम प्राइस दैट कंपनी शुड हैव चार्ज। अब डाटा गौर से देखिए, द जमाल कॉर्पोरेशन manufacture a highly specialized alloy used in missile skins. Rising material costs led the company to adopt the LIFO method for inventory costing. In 2017, company produced 702,000 kg of alloy. New government contracts and other new business should increase volume by 30%. ये आप जो कह रहे हैं ना should increase, ये आप 2018 की बात कर रहे हैं, यानी उससे अगले साल में 30% वॉल्यूम इंक्रीज होगा। In spite of increased cost, management felt that it could reduce the sale price from 12.30 per kg in 2017 to 11.40 in 2018। यानी 17 में प्राइस चार्ज कर रहा है 12.30 kg, और वो कह रहा है 2018 में 11.40 per kg होगी, and still maintain the same rate of return on capital employed.
ठीक है। However, prices of basic raw material climbed higher than expected and desired return and profit did not materialize. अब वो कह रहा है कि उसको मेंटेन करना है सेम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम से मतलब है 2017 का जो आ रहा है वही 2018 का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नीचे आप कहते हैं जी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दीजिएगा। तो ये पेपर है मेरे पास समर 18। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें पार्ट ए जब हम करेंगे, इसमें हमने पढ़ा था मुझे रोस निकालना है और रोस का फार्मूला हमने ऊपर लिखा था इज इक्वल टू नेट इनकम, क्योंकि यहाँ दी नेट इनकम है। इस क्वेश्चन में भी देखें तो नेट इनकम दी हुई है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो अब मुझे दो चीजें चाहिए, एक नेट इनकम और कैपिटल एम्प्लॉयड। और 2017 और 2018 दो की मैंने कैलकुलेशन करनी है, दोनों सालों की। तो पहले जरा नेट इनकम की तरफ आ जाएं। 2017 की इनकम कितनी है? ये सारी अमाउंट रुपीज इन थाउजेंड है, इसको रुपीज इन थाउजेंड ही रखेंगे। ये अच्छा, नेट इनकम पहले मुझे चाहिए और देखो नेट इनकम क्वेश्चन में दी हुई है। 2017 की नेट इनकम थी 901,000, 2018 की 896। दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ दिया नहीं हुआ उस तरह। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना हो तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। अब देखो हमें डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। नेट इनकम के बाद कैश ये एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, इन्वेंट्रीज एसेट है और नॉन करंट एसेट एसेट है। यानी ये चार आइटम दिए और सारे एसेट्स हैं, यानी टोटल एसेट दिए हुए, करंट लाइबिलिटी नहीं दी हुई, उसको हम जीरो ज्यूम करेंगे। यानी ये टोटल एसेट को प्लस कर लेंगे ना, यही रोस होगा। अब इसमें देख लें कैश 1200 और 500। कैश के बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल 1000 और 1000। उसके बाद इन्वेंट्रीज 1750 और 2300। उसके बाद नॉन करंट एसेट 6650 और 7400। इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 10,600। और इसी तरह 2018 का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिएगा और ये आ जाएगा 11,200। अब ये नेट इनकम भी आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। अब मैं रोज कैलकुलेट कर सकता हूं और फार्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यानी परसेंटेज में निकालूं तो ये 8.50% बनता है और ये बनता है 8%। अब देखो रोज बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। ये तो पहला पार्ट था, उसने कहा जी कि दोनों सालों के रोस निकाल दो। लेकिन दूसरा देखें, वो कहता है मिनिमम प्राइस दैट कंपनी शुड हैव चार्ज। कंपनी को कितनी प्राइस चार्ज करनी चाहिए। ठीक है, देखो अभी तो उसने प्राइस दी हुई है 11.40, लेकिन हम इस प्राइस को नहीं लेंगे। लेकिन वो कहता है जी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टिल मेंटेन द सेम रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सेम रेट। अब 2017 में कैपिटल एम्प्लॉयड 8.5% था, हम चाहते हैं कि 2018 में भी 8.5% हो। तो अब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं पार्ट बी जी। तो अब मुझे करना क्या है कि 2018 की डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है।
देखिए मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, और ये सिर्फ 2018 में लूंगा 11,200, और डिजायर्ड रोज कितना है मेरा, मैं चाहता हूं कि रोज मेरा 8 ना हो, 8.50 हो। अगर ये मेरा रोज होता है 8.50 और कैपिटल एम्प्लॉयड 11,200 है, तो व्हाट शुड बी द नेट इनकम? नेट इनकम कितनी होनी चाहिए? 11,200 का 8.50% लिया तो नेट इनकम 952 होनी चाहिए, जबकि नेट इनकम यहां आ रही है 896। अच्छा, अब मुझे सेल्स चाहिए। अब ये 952,000 आ गई। अब सेल रिवर्स जाना है, इसमें जो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस, वो हमारे हैं 2018 के 7931। इसको ऐड कर लें तो मेरे पास आ जाएगी सेल्स। ये रिक्वायर्ड सेल्स है, इतनी सेल मुझे करनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूं 952 रुपए 952,000 प्रॉफिट हो, तो मेरी सेल 883,000 होनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा प्राइस क्या चार्ज करनी है। प्राइस के लिए क्या करेंगे, तो कितने यूनिट सेल किए, यूनिट्स सोल्ड टू बी, यूनिट्स सोल्ड कितने हैं, देखो ये दिए हुए 702,000 और ये इन केजी है। तो यहां पर चूंकि थाउजेंड्स में अमाउंट है तो मैं 702 लिखूंगा, लेकिन ये 702 2017 में है और 2018 में 30% वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको 702 इंटू 1.30 करूंगा, 30% बढ़ाऊंगा। अब जब मैं इसे डिवाइड करता हूं तो सेल्स प्राइस आ जाएगी, दिस इज नॉन एज मिनिमम सेल्स प्राइस, और ये निकलेगी 8883 डिवाइडेड बाय 913। इसको डिवाइड कर दें, ये बनती है 9.73, यानी कम से कम प्राइस जो मुझे चार्ज करनी चाहिए वो 9.73 मिनिमम प्राइस इसने कहा, ये कैलकुलेट हो। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2018 में, इसी में 6 क्वेश्चन कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें वो कह रहा है डिटरमिन द रुपीज कंट्रीब्यूशन ईच ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव्स व्हिच विल ऐड टू कैडिक्स इंडस्ट्रीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी आप कंट्रीब्यूशन निकाल दो तीनों ऑल्टरनेटिव्स का इन रुपीज। और सेकंड, इफ काका बाबा मेक्स कैडिक्स इंडस्ट्री अ काउंटर ऑफर, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस कैडिक्स शुड एक्सेप्ट फॉर द रीवर्क्ड मशीनरी फ्रॉम काका बाबा, एक्सप्लेन योर आंसर। वो कह रहा है कि अगर काका बाबा जो है हमें ऑफर करता है, काउंटर ऑफर हम करते हैं, तो क्या लोएस्ट प्राइस कैडिक जो है वो ऑफर करनी चाहिए। ठीक है, और डिस्कस द इन्फ्लुएंस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट शुड हैव ऑन द सेल्स प्राइस कोटेड बाय कैडिक्स इंडस्ट्री फॉर स्पेशल ऑर्डर। और अगर हम स्पेशल प्राइस ऑफर करते हैं तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्या इन्फ्लुएंस आएगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। कैडिक्स इंडस्ट्रीज रिसीव्ड एन ऑफर for a piece of special machinery from JBS company just as Caddick completed the machine. JBS company declared bankruptcy, default on the order, and forfeited the 10% deposit paid on the selling price of 72,500. ठीक है जी। Caddick's manufacturing manager identify the cost already incurred in the production of the स्पेशल मशीनरी फॉर जेपीएस कंपनी टू बी एज फॉलोज। देखो पहली चीज तो ज़हन में रखिएगा कि हमें एक ऑर्डर मिला था स्पेशल मशीन का जेपीएस कंपनी से, लेकिन जैसे अभी आपने कंप्लीट ही की थी तो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई, यानी डिफॉल्ट हो गया ऑर्डर। अब ऑर्डर हम उसको नहीं दे सकते, और 450 का 10% डिपॉजिट पेड ऑन सेलिंग प्राइस, और जितना उसने डिपॉजिट करवाया था 72,500 का, उसका 10%
हम फोरफीट कर लेंगे। ठीक है, फोरफीट का मतलब क्या कि हम उसको जब्त कर लेंगे और बाकी रकम हम उसको वापस करेंगे। Cadix manufacturing manager identify the cost already incurred in the production of special machinery for JPS। ये हमारी कॉस्ट लगी है, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल, फिक्स्ड और फिक्स सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। Another company, Kakabawa Corporation, will buy the special machinery if it is reworked to Kakabawa specification। ठीक है, यानी वो कह रहे, एक और कंपनी जो है काकाबावा कॉर्पोरेशन जो है वो हमसे ये बाय कर लेगी अगर हम रीवर्क करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, यानी कुछ चेंजेस करते हैं। Cadix Industries offer to sell the reworked machinery to Kakabawa at a special order of for rupees 68,400। Kakabawa agreed to pay the price when it takes delivery in 2 months। Additional identifiable cost to rework the machinery to Kakabawa specification or as under, ये हमारी मजीद कॉस्ट लगेगी। A second alternative available to Cadix manufacturing management to convert the special machinery to the standard model which sell for rupees 62,500। दूसरी ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको स्पेशल मशीन में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद 62,500 में हम इसको सेल करें और इस पे जो हमारी कॉस्ट आएगी वो ये आएगी फर्दर। थर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर Cadix Industries is to sell the machineries as it for a price of 52,000। However, potential buyer of the unmodified machine does not want it for 60 days। This buyer has offered rupees 7,000 down payment with a remainder upon delivery। ठीक है, यानी इस पे वो ये कह रहा है कि वो एज इट इज। तीसरी ऑल्टरनेट ये है कि कस्टमर हमें मिला, वो कहता है जी हम इसको एज इट इज आपसे बाय कर लेंगे। ठीक है, और 7,000 जो है उस पर डाउन पेमेंट होगी और बाकी अमाउंट जो है वो डिलीवरी पर हम देंगे। Upon additional information available regarding Cadix operation, sales commission rate on sale of standard model is 2%, while the rate on special order is 3%। ठीक है जी, ये हमारे आ जाएंगे जो कमीशन है। Normal credit terms for sales of standard model are 210 N30। यानी नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स ये हैं कि हम स्टैंडर्ड मॉडल पे 210 N30 का मतलब क्या होता है कि 2% हम डिस्काउंट देंगे अगर 10 डेज में पेमेंट करेगा। This means that customer receive a 2% discount if payment is made within 10 days and payment is due not later than 30 days after billing। Most customer take the 2% discount, so credit term for a special order are negotiated with the customer। You need to consider this in your calculation। इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और allocation of manufacturing overhead and fixed selling overhead cost as under। मैन्युफैक्चरिंग में वो कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ लेबर कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट 25% ऑफ लेबर कॉस्ट है और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो 10% ऑफ टोटल डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है। नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीवर्क इज 1 month। ये सारा हमें इंफॉर्मेशन उसने दी है और ये क्वेश्चन कह रहा है जी कि आप 3 ऑल्टरनेट जो हैं उसको आप वो करो, इवेल्युएट करो, डिटरमिन करो, और यही मेजर पोर्शन है जो पहला हिस्सा है। आइएगा इसमें समर 18 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, पहली ऑप्शन देखें। पहला वो कह रहा है जी कि ये पहली है कि काका बाबा जो है वो इस मशीन को स्पेशल मशीन को बाय करेगा इफ इट इज रीवर्क टू काका बाबा स्पेसिफिकेशन। Cadix Industries offer to sell the reworked machinery to Kakabawa as a special order price of 68,400। यानी इस पे हमें 68,400 की स्पेशल ऑर्डर हमें प्राइस मिलेगी।
काका बाबा एग्री टू पे द प्राइस व्हेन इट टेक्स डिलीवरी इन 2 मंथ और एडिशनल कॉस्ट आपको मटेरियल और लेबर की गिवन। ठीक है, तो यहां पर हम आएंगे ऑल्टरनेट 1। इसमें सेल्स प्राइस हमारी क्या होगी? देखिए सेल्स प्राइस से दी हुई है 68,400 और इसमें एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी? एडिशनल कॉस्ट देखिए, एडिशनल कॉस्ट में देखें तो डायरेक्ट मटेरियल 6200 का, सारी कॉस्ट लिखते जाएंगे। डायरेक्ट लेबर 4200। अच्छा, इस नीचे आइएगा, अब इससे नीचे ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी, सेल्स कमीशन स्टैंडर्ड मॉडल पे 2% है, स्पेशल ऑर्डर पे 3% है। चूंकि ये स्पेशल ऑर्डर है इसलिए इस पे 3% हम सेल्स कमीशन लगाएंगे। सेल्स कमीशन 3% और ये 68,400 का हम 3% लेंगे जो कि 2052 बनेगा। इसके अलावा नीचे फर्दर लिखता है ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ नॉर्मल क्रेडिट टर्म है। ठीक है, और वो कह रहे हैं जी कि इस पे यू नीड टू कंसीडर दिस इन योर कैलकुलेशन। अब इसमें हमें 2% डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी आप 2 महीने में करोगे, एग्री टू पे द प्राइस व्हेन इट टेक्स डिलीवरी 2 मंथ, तो यहाँ पर डिस्काउंट लीजिएगा 2% और 2% सेल्स का डिस्काउंट आएगा, ये 1368 डिस्काउंट आ गया। नेक्स्ट लिखता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, फिक्स नहीं ले। वेरिएबल है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर है मेरे पास 6200, 4200, इसका 50% आ गया। इसके बाद फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कहता है 10% ऑफ टोटल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसका जो 10% है वो हमारे फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आपने नहीं लेनी, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो अब इसको प्लस कर लें यहां तक, और इसको टोटल करेंगे तो 15,920 आएगा। तो नेट बेनिफिट कितना आया ऑप्शन 1 में? 68,400 माइनस 15,920। ये अल्टरनेट 1 की कैलकुलेशन कर दी। अब अल्टरनेट 2 देखिए, उसकी भी इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं और उसमें वो कह रहा है कि एक कस्टमर है, उसने कहा कि स्पेशल मशीनरी को स्टैंडर्ड मॉडल में कन्वर्ट कर दो, स्टैंडर्ड मॉडल, और उस पे प्राइस 62,500 है। ठीक है, तो यहां पर आएंगे ऑल्टरनेट 2, यहां पर सेल्स प्राइस हम जो चार्ज कर रहे हैं वो 62,500 है और सारी की सारी कॉस्ट यही आनी है, लेकिन अमाउंट्स में फर्क जरूर आएगा। मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। देखिए डायरेक्ट मटेरियल इसमें लगेगा 2850, डायरेक्ट लेबर 3300, लेकिन यहां पर जो सेल कमीशन है वो 3% नहीं होगी, ये 2% होगी, क्योंकि ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल है। और नीचे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड मॉडल पे जो है ना, वो स्टैंडर्ड मॉडल पे 2% कमीशन है, तो ये 3% की बजाय मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 2%। और डिस्काउंट तो एप्लीकेबल होगा, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसी तरह 50% ऑफ दिस प्राइस, तो ये 52,200 की अमाउंट आ गई। ठीक है, तो ऑल्टरनेट 2 जो है एज कंपेयर टू 1 ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, 1 ज्यादा बेनिफिशियल। अब ऑल्टरनेट 3 में आते हैं। अब इसमें सेल्स प्राइस क्या है? 3 में कह रहे हैं कि आप उसको एज इट इज सेल कर दें 52,000 में। ठीक है, 52,000, इसमें मजीद कॉस्ट कोई नहीं लगेगी। ठीक है,
इसमें तो आ गया सेल्स करेंगे हम 52,000। अच्छा आगे लिख रहा है जी कि ये कस्टमर हमें 60 दिन में पेमेंट, यानी 60 दिन में पोटेंशियल बायर अनमोडिफाइड डज नॉट वांट इट टू फॉर 60 डेज, ये 60 दिन तक उसको नहीं चाहिए। बायर 7,000 डाउन पेमेंट करेगा और बाकी जो है वो डिलीवरी पे करेगा, तो लिहाजा इस पर ये 2% डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 60 दिन में डिलीवरी करेंगे आप, तो आज एडवांस मिल रहा है, तो अगर तो 10 दिन के बाद पेमेंट करता तो 2% डिस्काउंट आता, तो ये सिंपल यही अमाउंट आएगी 52,000। अब इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे। वैसे उसने ये नहीं पूछा कि कौन सी बेटर है, उसने कहा बस कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो ऑल्टरनेट, ये मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट 1 होगी। ये तो पार्ट 1 था इस क्वेश्चन का। ठीक है, दिस वन। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी, देखिए पार्ट बी में लिख रहा है इफ काका बाबा मेक्स कैडिक्स इंडस्ट्रीज अ काउंटर ऑफर। अगर काका बाबा कैडिक्स इंडस्ट्री को काउंटर ऑफर करता है तो हमें क्या लोएस्ट प्राइस एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, लोएस्ट प्राइस। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितनी वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे वो पहले लग चुकी है या अब लगेगी, वो सारी ऐड करनी है। ठीक है, और ये काका बाबा की बात कर रहा है, तो आइएगा यहां पर, यहां से स्टार्ट करें बी पार्ट में। देखें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, देखें इस पे डायरेक्ट मटेरियल 16,600 ये है, प्लस काका बाबा पे मजीद कितना लग रहा है 6,200, ये दोनों को ऐड कर लें। 6,200 तो ये बन जाएगा 16,600 इन प्लस 6,200। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर 21,400, 21,400 प्लस यहां पर लेबर लग रही है 4,200, इसको प्लस कर लो 21,400 प्लस 4,200, ये दो कॉस्ट आ गई। अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल ये वाले नहीं लेने हैं अब आपने, वो उसने ये दिए हुए हैं यहाँ पर 50% और डायरेक्ट लेबर। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उसके है जो ऊपर दिए हुए हैं, हमें टोटल चाहिए 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर का 50% हमने ले लिया, तो 12,100 आ गया। इसके बाद सेल्स कमीशन जो है वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल मशीन है तो 3% आएगी। तो सेल्स, बल्कि सेल्स कमीशन को आप इग्नोर कीजिएगा, इसको बाद में लेंगे। और इसके बाद डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं, बस बाकी और कोई कॉस्ट नहीं आएगी। इन तीनों को पहले प्लस करें, ये बनता है 61,200। ठीक है, 61,200, लेकिन आप इसमें कमीशन ऐड करनी है। कम से कम कमीशन जो है 3% वो भी हमें पे करनी पड़ेगी, वो ऐड होगी। ये जो अमाउंट आ रही है ना, ये आपकी कमीशन के बाद की है। तो हम सेल्स कैसे निकालेंगे, यानी मिनिमम सेल प्राइस 61,200 डिवाइडेड बाय 97%। क्यों? क्योंकि 3% आप कमीशन दोगे, तो 97% ये कॉस्ट है, इसको 97% पे डिवाइड कर दो, तो कम से कम जो प्राइस आपको ऑफर करनी चाहिए काउंटर ऑफर में वो 63,093 है, जबकि वो इस वक्त जो ऑफर चल रही है वो 68,400। वो ये कह रहा है कि अगर काका बाबा हमसे दोबारा राब्ता करता है प्राइस को चेंज करने के लिए, तो हमें क्या प्राइस कम से कम कोट करनी चाहिए, तो 63,093 मिनिमम प्राइस, यानी इससे ऊपर ही हमें रहना चाहिए, इससे कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है वो तो सिर्फ डिस्कस करना है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है उसका सेल प्राइस पर, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर क्या इम्पैक्ट आता है स्पेशल ऑर्डर पे।
ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड should not have any impact on sales price because this cost cannot be avoided if the contract or sale of machine will not taken place. यानी अगर हम सेल नहीं भी करते तो ये कॉस्ट अवॉइड नहीं हो, तो इस वजह से हम इस कॉस्ट को नहीं लेंगे। ये पार्ट सी में छोटी सी बात आपने इसको लिखनी है। ठीक है, तो ये समर 18 के आपको क्वेश्चन थे। अब अगर आपको क्वेश्चन और देख लूं कौन से आप कह रहे हो। विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 8 में करवा दिया मैंने। विंटर 19 क्वेश्चन पार्ट बी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ। विंटर 19 पार्ट बी। इसका तो पार्ट बी है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी है ही नहीं इसका, तो विंटर 19 और क्वेश्चन देख लें। विंटर 18 क्वेश्चन नंबर 6, समर 2021 क्वेश्चन नंबर 6 और विंटर 18 पार्ट बी। अच्छा जी, आप लोगों ने पूछा है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो ये मैं अपना आइडिया आपको बता देता हूँ। डजंट मीन कि यही चीजें आती हैं पेपर में। ठीक है, सो जरा मैं इसको ओपन करूंगा पहले। प्रोफेशनल स्टडीज में पहले याद रखिएगा कि किसी किस्म का कोई भी हमारा ये नहीं होता और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि प्रोफेशनल स्टडीज में एवरीथिंग कैन बी हैपेंड। फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में अपना आइडिया बता देता हूँ। Important topics. The first one is budgeting. ठीक है जी। Second, break even. Third, make or buy decision. Relevant cost और NRV वगैरह, NPV एंड IR जो कि लास्ट में। ये मैंने 5 टॉपिक आपके सामने लिखे एंड आई थिंक सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। ठीक है, रिमेनिंग थ्योरी में मैंने आपको नोट्स दिए हुए, उसी में से आप लीजिएगा, उन्हीं में सारी मिल जाएगी आपको ना। अच्छा, कॉल कॉन्क्यूरेंस एक ऐसा बिहेवियर होता है कि जहां पर आप कोई भी बिजनेस में काम करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल होना चाहिए। ठीक है, गोल कॉन्क्यूरेंस
एक ऐसी चीज है जहां पर आपका गोल होता है, किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए आपका वहां पर गोल मौजूद होना चाहिए। अच्छा, अब मैं जरा एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ जो आपने कहा है। आज हमारी लास्ट क्लास है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी दे। विंटर 18 क्वेश्चन नंबर 8B। इसमें तो 8 है ही नहीं। विंटर 18 कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो? विंटर 19 क्वेश्चन 5B। विंटर 19 क्वेश्चन 5B और विंटर 18 क्वेश्चन 3B। अच्छा जी। अच्छा, ये वाला डिफाइन फैक्टरिंग, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैक्टर कंपनी। विंटर 2019 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट B। That what is factoring? Factoring is the company which provides the receivables management and administrative services to other company as per terms agreed upon। यानी आपके अकाउंट रिसीवेबल है, क्रेडिट सेल आप करते हो और क्रेडिट सेल के बाद आपको कलेक्शन करनी होती है, रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करने होते हैं। उसके लिए आप थर्ड पार्टी को हायर करते हो कि वो आपके बिहाफ पर कलेक्शन करें, जैसे अक्सर बैंक्स ने भी ये किया था। ठीक है, बैंक्स भी अपने फैक्टरिंग को करते हैं। तो फैक्टरिंग वो कंपनी है या वो बिजनेसमैन है जो रिसीवेबल्स मैनेज करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो लिखा हुआ है कि 3 सर्विसेज जो है जो प्रोवाइड करता है वो बताइए। तो इसमें जो 3 सर्विसेज हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैक्टरिंग, इसमें पहली सर्विस जो है उसको हम कहते हैं रिसीवेबल्स कलेक्शंस। यानी फैक्टरिंग collects the amount on behalf of customer। ठीक है, यानी on behalf of another company from its customers। उसके कस्टमर से कलेक्शन जो करती है, एक तो ये सर्विस होती है। सेकंड सर्विस होती है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये होता है कि फैक्टरिंग प्रोवाइड्स all services from generation of invoices for customers till its receipts। यानी इसमें फुल पहले में और इसमें फर्क ये होता है कि पहली सर्विस में सेल हम करते हैं लेकिन कलेक्शन मैं किसी और से करवाता हूँ। सेकंड केस में मैं जो सेल करूंगा उसको डिटेल भेजूंगा, इनवॉइस भी फैक्टर इशू करेगा और कलेक्शन भी करेगा। यानी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो उसके पास आ जाएगी, इसलिए इसको हम रिसीवेबल मैनेजमेंट कहते हैं। और थर्ड, फाइनेंसिंग। फैक्टरिंग shall provide finances to companies
against invoices raised to customers। अब ये बड़ी कंपनीज जो हैं, जब वो अपनी इनवॉइसेस रेज करती हैं कस्टमर्स को, तो उस अमाउंट के अगेंस्ट आप वो फैक्टर को दे देते हैं ताकि फैक्टर खुद कलेक्ट कर ले, और उसके अगेंस्ट आप कुछ रकम एडवांस ले लेते हैं, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग। ये तीन मेजर सर्विसेज फैक्टरिंग जो है वो हमारा प्रोवाइड कर रहा होता है। विंटर 18 क्वेश्चन नंबर 3B। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये बी पार्ट आपने पूछा। Windmills restaurant opened last year in the wave of publicity. The average capacity utilization on Friday night is 92%, serving 3,478 customers. The owners are considering extending the premises, which will increase capacity by 15%. So the owners estimate that this will lead an extra 340 customers visiting on a Friday night. Calculate new capacity of windmills on a Friday night based on proposed expansion and increase in customers number। ठीक है, वो ये कह रहा है जी कि ऑनर ये कंसीडर कर रहा है कि आप प्रेमिसेस को एक्सटेंड कर दें और उससे 15% कैपेसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, 15% कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन इसके साथ वो ये भी कह रहा है कि जो ऑनर ये भी एस्टिमेट कर रहा है कि इससे 340 कस्टमर जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे ऑन फ्राइडे नाइट, जो पहले 3,478 थे। ठीक है जी। जी, तो आइएगा इसमें आप देखते हैं कि कैपेसिटी कितनी बनती है और कितने कस्टमर आ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है जी, विंटर 2018 क्वेश्चन 3B। जी, तो इस वक्त करंट जो है वो कस्टमर्स कितने हैं जिसको आप सर्व कर रहे हो, वो 3,73478। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन। पहला वो कहता है न्यू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेस्ड ऑन प्रपोज एक्सपेंशन। हमारी एक्सपेंशन कितनी हम प्रपोज कर रहे हैं, 15%, यानी एक्सपेंशन इन परसेंटेज 15%। तो इंक्रीज इन कस्टमर्स कितने होंगे अगर हम एक्सपेंशन करते हैं। ये जो 3,478 है इसका 15% दूंगा, 522। ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटी है इन कस्टमर्स वो कितनी हो जाएगी, 3,478 प्लस 522, ये 4,000 हो जाएगी। ये पहली चीज हमने कैलकुलेट की, 4,000 कस्टमर की मेरे पास कैपेसिटी आ जाएगी अगर मैं 15% कैपेसिटी इनहांस कर। अब आइएगा कि इस वक्त हम कितने सर्व कर रहे हैं और मजीद कितने आएंगे। ठीक है, अब फिर दोबारा लिखूंगा, करंट कस्टमर्स मेरे 3,478 है और प्रपोज्ड इंक्रीज कितना हम इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 340 कस्टमर्स। इन दोनों को ऐड कर लो, यानी हमारे कस्टमर 3,818 होंगे। तो ये प्रपोज्ड इंक्रीज इन कस्टमर्स या न्यू कस्टमर्स लिखें, एक्सपेक्टेड कस्टमर्स। अब उसने पूछा कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी हुई है। वेरी सिंपल, देखो आपकी न्यू कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, यूटिलाइज्ड इन परसेंटेज। कैसे निकालोगे, देखिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास 3,818 कस्टमर आएंगे और टोटल कैपेसिटी आपकी अब 4,000 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरी कैपेसिटी आ जाएगी इन परसेंटेज, जो कि 95% हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। ये एक जनरल क्वेश्चन था, ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं था।
इसको अगर गौर से देखें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जी करंट कैपेसिटी 92% है। जी ऐसा ही है, जो करंट जो आपकी कैपेसिटी है वो 92% है, और अगर आप 15% बढ़ाओगे तो ये 4000 पे चली जाएगी। ठीक है, आपने लिखा है जी कि 92% को पहले ग्रॉस अप करेंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो मैंने किया ये ग्रॉस अप ही किया है, लेकिन मेथड दूसरा यूज किया है। अगर आप ग्रॉस अप करोगे तो वो भी करके दिखाता हूँ, ये देखिए 3478 डिवाइडेड बाई 0.92। ठीक है, ये बनेगा 378, ये करंट कैपेसिटी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 15% बढ़ेगी, वो तो वो करंट से बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ से तो नहीं बढ़ा रहे। वो ये लिख रहा है जी कि कैपेसिटी जो है वो आपकी 15% से वो बढ़ रही है। इस वक्त जो कैपेसिटी है वहां से 15% इंक्रीज है। ओके, चले जी। अब चूंकि लास्ट क्लास थी, मैंने जितनी कोशिश की प्रैक्टिस करवा सकता था मैंने करवा दी आपको। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। और आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा क्लासेस में। चूंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, सो हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट भी होता है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मुझसे मैंने कोशिश की। अल्लाह ताला बेहतर करे आप लोगों के साथ, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। सिर्फ पेपर में एक चीज़ का ख्याल करना है, जिसको मैं खास तौर पे एग्जाम टिप के तौर पे बताया करता हूँ, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखें, आप जब भी आप एग्जाम में बैठे, सबसे पहला काम ऑब्वियसली अल्लाह का नाम लेना है, वो तो मस्ट है, उसके बगैर तो कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। उसी उसी के हुक्म से सब कुछ होना है। अपने आप को रिलैक्स करना बड़ा जरूरी होता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहले भी अटेम्प्ट ले चुके हैं, तो वो और ज्यादा प्रेशर फील करते हैं एग्जाम में बैठ के। और जब पेपर देखते हैं, क्योंकि पेपर अनसीन होता है, तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई स्टूडेंट देखता है तो वो उसको ऐसा लगता है शायद ये मुझे नहीं आ रहा। तो पहला पहला तो आपने पूरा पेपर पढ़ने की बजाय आपने ये देखना है कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है। देखिए, किस कोई भी स्टूडेंट हो, उसका एक ना एक टॉपिक ऐसा जरूर होता है जिसमें वो काम जो फेवरेट है, यानी जो वो कहता है जी कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर करूँ। तो हमेशा मैं ये रिकमेंड किया करता हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की बजाय क्वेश्चन पेपर में देखें कि कौन सा पार्ट ऐसा है, किस टॉपिक, कौन सा पार्ट किस टॉपिक से रिलेट करता है, उनमें से कौन सा टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक है। विदाउट लुकिंग ऑल द पेपर, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, एक यहाँ स्टूडेंट जो बहुत बड़ी मिस्टेक करता है, वो ये होता है कि वो सारा पेपर पढ़ता है, उनमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, और क्वेश्चन जब सॉल्व शुरू करता है, तो चूंकि जब सॉल्व करना शुरू करता है, तो उसका वो क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व कर रहा उसका डाटा भी उसके माइंड में आ रहा होता है, और वो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो एक ही क्वेश्चन को पढ़ो और थॉरली पढ़ो, 2 दफा पढ़ लो, 3 दफा पढ़ लो, ताकि कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो। जैसे ही आप एक क्वेश्चन कर लोगे और आप थोड़ा सेटिस्फाई फील करोगे, तो आप यकीन करें कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका होता है। नाउ अब आप इजीली बाकी चीजों को भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पहला ही क्वेश्चन आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और आपसे वो ना हो रहा हो, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बैड ही आता है, वो और प्रेशर जनरेट होता है आपके ऊपर। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि पहले आप उन क्वेश्चंस को करें जो आसानी से हो सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में किसी जगह आप स्टक हो गए कहीं पर सॉल्व करते हुए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मार्क्स जो है ना वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। सो आप अगले क्वेश्चन में मूव कर जाए, उसको छोड़ के, जगह छोड़ के अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाए। जैसे आपको प्रोफेशनल स्टडीज में ये गाइडलाइन दी जाती है, ऑलवेज स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। तो आपने नेक्स्ट पेज पे जाकर अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया। ठीक है, कोई ये भी जरूरी नहीं होता कि उसी तरतीब से करें जिस तरतीब से आपने करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज है। और बाकी रह गया जो थ्योरी का, देखें थ्योरी का मैंने जो दिया है ना आपका पोर्शन,
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहां से काफी ज्यादा आएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, उसमें से भी बेसिक थ्योरी सिर्फ पढ़ ले, उस टॉपिक के मुतालिक पता होना चाहिए। कोई इसके अंदर ये प्रोफेशनल स्टडीज में जरूरी नहीं होता कि वही वर्ड्स लिखें जो कि एक्चुअल होते हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप बड़े आराम से उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी स्टूडेंट, क्योंकि माशाल्लाह आप जिस लेवल पे होते हैं तो आपके लोगों के लिए जो है वो बेहतर होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं आप दुआ देकर ही आपको भेज सकता हूँ, और वैसे भी हमारा तो बिलीव है कि उस्तादों की दुआएं जरूर लगती हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। बाकी अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए तो मैं आपसे माजरत ही कर सकता हूँ। तो मैंने फिर कहा कि जितनी एफर्ट मैं कर सकता था आपको साथ किया, और अच्छा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। तो अब मैं क्लास आज बंद करता हूँ। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।